बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज जिस टॉपिक पे हम बात करने वाले हैं उसका नाम है पीसीओडी या पीसीओएम या पीसीओएस। ये तीन तीन डिफरेंट टर्म्स है जो अक्सर हम यूज़ करते हैं और अक्सर पेशेंट्स को कन्फ्यूजन हो जाता है। वो बोल क्या थे, कोई पेशेंट बोलता है सर मेरे को तो पहले पीसीओडी था, अब पीसीओएम है। या कोई बोल क्या आता है ऐसे, पहले पीसीओडी तो ठीक हो गया, पीसीओएम है या पीसीओएस है। ये तीन डिफरेंट टर्म्स है जो हम अक्सर यूज़ करते हैं एक ही चीज़ के लिए। अब पीसीओएम पॉलीसिस्टिक ओवरी मॉर्फोलॉजी अक्सर वो लोग यूज करते हैं जो अल्ट्रासाउंड करते हैं। उनके लिए बेस्ट टर्म जो यूज कर सकते हैं यूएसजी वाले अल्ट्रासाउंड रेडियोलॉजिस्ट, दैट इज पीसीओएम। पॉलीसिस्टिक ओवरियन सिंड्रोम, सिंड्रोम का मतलब क्या होता है? सिंड्रोम हम तब बोलते हैं जब तीन चीजें होती है एक चीज में। तो उसको डायग्नोज करने के लिए, जैसे पीसीओडी को डायग्नोज करने के लिए हम अक्सर यूज करते हैं रॉटरडैम्स क्राइटेरिया, जिसमें तीन चीजें होती है जैसे ओलिगो ओवुलेशन और एनोवुलेशन। और दूसरी चीज जो होती है कि यूएसजी क्राइटेरिया, जिसमें हम मोर देन, अगर फॉलिकुलर नंबर के क्राइटेरिया के हिसाब से चले तो मोर देन 12 फॉलिकल्स, और ओवर इन वॉल्यूम के हिसाब से चले तो फिर 10 सेंटीमीटर के ऊपर ऊपर, 10 mm के ऊपर ऊपर ओवरी का वॉल्यूम होना चाहिए, 10 ml के ऊपर से 10 मिलीलीटर। और तीसरी चीज जो इसमें होती है हाइपर एंड्रोजनिज्म। तो एंड्रोजन लेवल जो हम लेबोरेटरी में टेस्ट कराते हैं, इनके LH, FSH, PRL, बाकी एंड्रोस्टेरोन, DHES, तो इनमें जो एंड्रोजन है वो ज्यादा करके आता है, टेस्टोस्टेरोन वगैरह है ऐसे। तो LH अक्सर जो है, LH/FS रेशियो वो मोर देन 2 आ जाता है। तो जैसे पेशेंट को ये पीसीओडी का आता है तो नॉर्मली हम जो करते हैं उसके साथ सबसे पहले तो हम इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करते हैं। इन्वेस्टिगेशन में हम जैसे ब्लड टेस्ट करते हैं पेशेंट का, जिसमें हमको यही हार्मोन्स पता चल जाते हैं पेशेंट के। एक तो ये चीज़ हो गई। दूसरी चीज़ जो है हम अल्ट्रासाउंड कराते हैं पेशेंट का, जिसमें हमको पता चलता है कि फॉलिकुलर नंबर कितना है एक पेशेंट के अंदर और ओवरी का वॉल्यूम कितना है। तीसरी चीज़ जो है उसमें हम देखते हैं कि पेशेंट में पीरियड्स टाइम पे आते हैं, ओलिगो या एनोवुलेशन तो नहीं है। पीरियड्स टाइम पे आते हैं, हम बराबर आते हैं, कितने दिन रहते हैं और कितना आते हैं, ज़्यादा हैवी फ्लो तो नहीं होता, कम फ्लो तो नहीं होता। और टाइम से टाइम आते हैं, महीने में हर बार आते हैं, हर महीने आते हैं। ऐसा तो नहीं है कि 2-3 महीने के बाद आते हैं, 4 महीने के बाद आते हैं, ऐसा। उसके बाद जो है पीसीओडी में दो दो तरह की पीसीओडी होते हैं अक्सर। है तो 5-6 टाइप्स, लेकिन ब्रॉडली अगर हम क्लासिफाई करें पीसीओडी को तो दो तरह की पीसीओडी होती है। एक तो है लीन थिन पीसीओडी, दूसरा है ओबीस पीसीओडी। लीन थिन पीसीओडी वो जो लड़की पतली हो, जिसका बीएमआई लेस देन 20 हो, और फिर भी पीसीओडी हो उस पेशेंट में। दूसरी चीज जो हो गई पेशेंट के अंदर, दैट इज ओबीस पीसीओडी। ओबीस पीसीओडी वो होता है जिसमें बीएमआई जो है मोर देन 25 के ऊपर ऊपर जब चला जाए तब हम उसको बोलते हैं पीसीओडी। अब बीएमआई कैसे कैलकुलेट हम करते हैं? बीएमआई कैलकुलेट कर हम वेट देखते हैं पेशेंट का और उसकी हाइट देखते हैं। हाइट का स्क्वायर मीटर में कन्वर्ट करके डिवाइडेड बाय वेट इन केजीज हम करते हैं। तो ऐसे हम बीएमआई कैलकुलेट करते हैं पेशेंट का। उसके बाद जो है, अब पीसीओडी में क्या क्या होता है एक पेशेंट को, इसके सिम्टम्स क्या होते हैं जो एक लड़की अपने अंदर देख सकती है, फिर जो डॉक्टर को कंसल्ट कर सकती है। एक तो है उस पेशेंट के अंदर या तो पीरियड्स डिले हो जाएंगे, या बाकी सिम्टम्स जो छोटे मोटे सिम्टम्स होते हैं, जैसे एक्नी हो गई पेशेंट की, एक्नी निकलती है पेशेंट की। तीसरी चीज जो है हिर्सुटिज्म, बाल आने शुरू हो जाते हैं, मुंह पे बाल आ गए, यहाँ पर साइड में, अक्सर तो पहले साइड से शुरू हो जाते हैं, फिर यहाँ पर चिन के ऊपर, फिर यहाँ पर सीने के ऊपर, पेट के ऊपर, बाकी जगह फिर बाल आने शुरू हो जाते हैं। उसके बाद जो है हिर्सुटिज्म के बाद एक्नी उसके बाद वेट गेन। कुछ लड़कियां जो मोटी होती हैं अक्सर, तो उनको भी रूटीन चेकअप के लिए जाना चाहिए डॉक्टर के पास, ताकि वो उनको पता चले उनको पीसीओडी तो नहीं है। ठीक है। और उसके बाद जो है पेशेंट के अंदर एकेंथोसिस निग्रिकेंस एक ऐसी चीज होती है, जैसे गर्दन काली हो गई यहाँ पर, या एक्सला के जो एरिया है ये काला हो गया, ये वाला एरिया काला काला हो जाता है उनमें, या बाकी ब्रेस्ट के नीचे ये जगह भी काली काली बिल्कुल ब्लैक जैसी हो जाती है, उसको बोलते हैं एकेंथोसिस निग्रिकेंस। तो ये चीज भी होती है। उसके बाद जो है पेशेंट में अगर हिस्ट्री है घर में, किसी पेशेंट के घर में कोई डायबिटिक पेशेंट है, जैसे फादर डायबिटिक है, मदर डायबिटिक है, या फर्स्ट रिलेटिव जो जैसे अंकल डायबिटिक है, ग्रैंड मदर ग्रैंड फादर घर में वो डायबिटिक है, तो अगर वो डायबिटिक है तो उसमें ये भी खतरा होता है कि ऐसे बच्चों में जीन्स ट्रांसफर होते हैं, तो ऐसे बच्चों में खतरा होता है, रिस्क होता है कि इनमें पीसीओडी डेवलप हो सकता है। और उसके बाद जो है और भी सिम्टम्स है, जैसे सबसे इंपॉर्टेंट सिम्टम जो शादी के बाद अक्सर पता चलते हैं, दैट इज इनफर्टिलिटी।
तो अक्सर इन पेशेंट्स में जो है फिर जब शादी होती है इनकी, इनके बच्चा नहीं होता है। अब इसके रिस्क फैक्टर्स क्या है? पीसीओडी वाले पेशेंट में क्या क्या रिस्क फैक्टर्स है? एक तो इनमें कार्डियोवास्कुलर डिजीज का खतरा हो सकता है बाद में, जब जब इनकी एज होती है तो ये हाई रिस्क पेशेंट्स होते हैं जिनमें बाद में डेवलप हो सकता है, जैसे हार्ट अटैक उनमें हो सकता है, एंजाइना पेंजाइना, बाकी चीज़ें हो सकती हैं इनमें। कार्डियोवास्कुलर डिजीज तो ब्रॉड ग्रुप ऑफ डिजीज है जिसमें क्या काफ़ी सारी चीज़ें हैं। और इनमें जो रिस्क फैक्टर्स बाकी चीज़ें जो बाद में डेवलप हो सकती है, जैसे इनमें ब्रेस्ट कैंसर का खतरा हो सकता है ऐसे पेशेंट्स में, और हाइपरलिपिड डिस्लिपिडीमिया, इनमें लिपिड्स जो है कोलेस्ट्रॉल जिसको बोलते हैं हम कि कोलेस्ट्रॉल बढ़ के आया है खून में, वो प्रॉब्लम्स हो सकती है। और साथ में एंडोमेट्रियल कैंसर, ये भी इनमें रिस्क फैक्टर हो सकता है कि जैसे कि 2% रिस्क फैक्टर होता है कि इनमें कि अगर 1 मिलियन पॉपुलेशन है उसमें 2 पेशेंट्स को एंडोमेट्रियल कैंसर का भी खतरा हो सकता है। तो हो गई ये चीज़ें। उसके बाद जो है मैनेजमेंट पार्ट, हम ऐसे पेशेंट को कैसे मैनेज करते हैं? सबसे पहले तो बोलते हैं हम लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन। अब लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन में क्या था, अक्सर डॉक्टर से बोलते कि बाहर का खाना पीना नहीं है। तो पेशेंट जो बाहर के अक्सर वो तो खाते पीते नहीं है, बाहर का खाना पीना नहीं होता इनमें, लेकिन बाकी चीज़ें भी कई सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें जो होती है जैसे एक्सरसाइज हो गई, इनका डाइट मॉडिफिकेशन। जो अक्सर पेशेंट्स अक्सर क्या होता है जब वो घर में तेल में जिसमें पकाते हैं हम लोग, उसी तेल को बार बार हम यूज़ करते हैं। जैसे हम तेल में चिकन बनाया, उसी तेल को उठाकर साइड में रख दिया, अगली बार जब कुछ भी पकाना होगा हमें घर में, वही तेल हम लेकर उसमें फिर से पकाएंगे। उसमें ट्रांस फैटी एसिड्स होते हैं जो कि बहुत ही खराब होता है एक इंसान के लिए। ऐसे पेशेंट्स में अक्सर फिर बाहर का तो जंक हम बंद करते हैं, लेकिन घर में ही उसमें बार बार तेल में उसी में पकाते हैं हम लोग। वो तो वही चीज़ हो गई जंक फूड जो हम बाहर का बोलते हैं पेशेंट को, जैसे लेज नहीं खाने, कुरकुरे नहीं खाने। उसमें होता क्या है, उसमें तो यही चीज़ें होती है, बार बार जो चिप्स है एक ही तेल में बार बार पकाते हैं, इसलिए हम लोगों के लिए खराब होता है। और बाकी चीज़ें हैं जैसे कि अक्सर, और शुगर, शुगर की चीज़ें जैसे कोई भी चीज़ हो गई, मिठाई हो गई, बाकी चीज़ें ये कर्टेल करनी है हम लोगों को। उसके बाद जो है हम लोग को सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो ऐसे पेशेंट्स में कराना चाहिए, जैसे आरसीओजी की गाइडलाइंस आती है हमारे पास, ऐसे पेशेंट में अक्सर हमको ओजीटीटी कराना चाहिए। तो इसमें हम लोगों को एज ए डॉक्टर मैं पर्सनली बताता हूँ जो प्रॉब्लम्स हम फेस करते हैं, जैसे हम इन्वेस्टिगेशन के लिए जा नहीं पाते इतना, क्योंकि अक्सर पेशेंट्स बोलते हैं कि टेस्ट में ज़्यादा, इन्वेस्टिगेशन में ज़्यादा पैसे लग गए, अल्ट्रासाउंड भी डॉक्टर साहब ने लिखा, फिर इन्वेस्टिगेशन भी करा लिए, फिर दवाई भी दे रहे हैं, तो इतने पैसे एक साथ डॉक्टर साहब ने ऐसे। तो हम पार्ट्स में डिवाइड करके कभी बीच में टेस्ट करा लिए, जो इन्वेस्टिगेशन पार्ट हो गया, बीच में दवाई दे दी, और बीच में कुछ और मतलब बाकी चीज़ें हमने कर ली ऑन द बेस ऑफ इन्वेस्टिगेशन। इसी टॉपिक में कुछ और ऐड करना चाहता हूँ मैं। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो है, जो मुझे पहले बोलना चाहिए था, जो भूल गया मैं, एक स्टेज इसमें ये भी आता है कि हम लेप्रोस्कोपी से ओवरी ड्रिलिंग भी कर सकते हैं पेशेंट में। हम 4 वाट की करंट से 4 छोटे छोटे ड्रिल्स करते हैं पेशेंट में। अब कौन से पेशेंट में ड्रिलिंग करनी होती है, जो जिनका वेट एवरेज हो, और जिनकी जो है जो एलएच लेवल जिनकी काफ़ी ज़्यादा हो, और उनको 4-5 साल से 6 साल से कंसीव नहीं हो रहा है, और जब भी हम ओवुलेशन ट्रिगर्स देते, इंड्यूसिंग एजेंट्स देते, जैसे क्लोम्फिन हो गया, लेट्रोजोल हो गया, कोई भी और एजेंट, तो उनको कम से कम 5-6 साल दवाई खाने के बाद भी, अपना वेट बैलेंस करने के बाद भी, सब कुछ करके भी जब फायदा नहीं हो रहा, तब हम जा सकते हैं लेप्रोस्कोपी में और ड्रिलिंग के लिए। और एक और इम्पोर्टेंट चीज़, कुछ लोग का पीसीओडी इतना रेजिस्टेंट होता है कि आप 10 साल भी दवाई खा लो, इंड्यूसिंग एजेंट पे ले जाओ, फिर भी उनको एंड में आईवीएफ के लिए जाना पड़ सकता है। तो ऐसे लोग हैं जिन्हें काफ़ी काफ़ी लंबी ट्रीटमेंट ली हो 8-10 साल से, फिर और ड्रिलिंग भी हो गई उनके अंदर, और दवाई भी खा ली, और एक लाइफस्टाइल भी प्रॉपर्ली मेंटेन किया हो, और प्रॉपर्ली जो है सब कुछ किया हो, तो देन दे कैन गो फॉर आईवीएफ आल्सो। डिफरेंट थॉट्स आते हैं, ये जो डॉक्टर साहब बोलते हैं क्या बकवास बोल रहे हैं, वेट लॉस, इतने जो मोटे मोटे पेशेंट उनमें जो कंसीव हो रहा है, ठीक है, या दिमाग में ये ख्याल होते हैं आते हैं कि मोटापन ही ठीक है। मैं मतलब पेशेंट ऐसे सोचता है कि मैं ऐसे ही ठीक हूँ, अगर ज़्यादा पतली होगी तो मैं अच्छी नहीं दिखूंगी, ऐसा नहीं होता, ठीक है। और बाकी प्रॉब्लम जो ऐसे पेशेंट में डिप्रेशन भी होता है बाद में। जैसे पेशेंट एक है, उसकी शादी हो गई, 3-4 साल हो गए, फिर जब उसने कंसीव ही नहीं किया, तो 4-5 साल के बाद जब सोसाइटी में बातें करना, हमारी सोसाइटी, इंडियन सोसाइटी में प्रॉब्लम्स ऐसी है, लोग बातें करना शुरू हो जाते हैं, इसका तो बच्चा ही नहीं है, अब 5 साल हो गए, बच्चा नहीं। अब जो मेल है उसको भी फ्रेंड्स मिलते हैं अपने, वो बोलते हैं कि शादी तो इतने टाइम की हो गया, अभी तक बच्चा क्यों नहीं रखा। तो बार बार फिर उन लोगों को झूठ बोले पड़ता है।
तो जो एजुकेटेड लोग हैं वो तो झूठ ऐसे बोलते हैं कि हम लोगों ने भी प्लान नहीं किया है, अभी हम नहीं सोच रहे बच्चे के बारे में। और जो बाकी जो है, जो अनएजुकेटेड यूथ है या बाकी ये जो है औरतें, मर्द, फिर वो सीधे बोल देते कि हमें लगता ही नहीं है। फिर सलाह देते लोग, इस डॉक्टर के पास जाओ, उस डॉक्टर के पास जाओ, इस डॉक्टर के पास जाओ, डॉक्टर डॉक्टर ही घूम लेते। तो अब जो मैनेजमेंट है इस पीसीओडी की, हम पर्सनली जो मैं करता हूँ, मैं इसको 3 चीज़ों में डिवाइड करता हूँ। एक तो है एक्सरसाइज, दूसरी चीज़ जो है मेडिकेशन, तीसरी चीज़ जो है डाइट। हम यहीं से प्रॉपर्ली एक पेशेंट को डाइट चार्ट बना के देते हैं, जिसको फॉलो करता है मॉर्निंग टू इवनिंग, ठीक है। उसके बाद जो हम पेशेंट को यहीं से एक्सरसाइज दिखाते हैं कि कौन कौन सी एक्सरसाइज आपको करनी है, ठीक है। तीसरी चीज़ जो है मेडिकेशन, हम पेशेंट को देते हैं कि कौन सी मेडिकेशन खानी है आपको। नॉर्मली पीसीओडी ठीक करने में 3 से 6 महीने लगते हैं। और पेशेंट को डायग्नोज हो गया आज पीसीओडी, अगले दिन तो वो चाहता है कि मेरा बच्चा लग जाए एक दिन में। यही भी प्रॉब्लम है एक इम्पॉर्टेंट। या 1 महीने के बाद बोलते डॉक्टर साहब 3 महीने हो गया, 2 महीने हो गए आते हुए यहाँ पर, तो बच्चा ही नहीं लग रहा। अब जो इतने सालों की खराबी उसने बचपन से की हुई है, खाया पिया उल्टा सीधा, 10-10 साल से मतलब उल्टा सीधा खाया हुआ है, तो फिर वो चाहते कि 1-2 महीने में ठीक हो जाए। वैसे भी नहीं हो सकता, नॉर्मली 3 से 6 महीने लगते हैं इसको ठीक ही होने में। अगर दवाई पे चले हम, एक्सरसाइज और बाकी लाइफस्टाइल मैनेजमेंट करें हम लोग, उसके बाद जो है इम्पोर्टेंट चीज़ जो एक पेशेंट को समझनी चाहिए कि फॉलो अप इसमें रेगुलरली होना चाहिए। जैसे आपका डॉक्टर जो है आपका वेट रेगुलरली चेक करता है, आपका जो है बाकी सिम्टम्स आपके पीरियोडिकली ये आपके साइकिल्स आना, पहले पहले इंप्रूवमेंट ऐसे आती है, आपकी जो साइकिल से टाइम पे आ जाती है। अगर एक्नी वैक्नी होगी वो ठीक हो जाती है, आप हेल्दी फील करते हो, आपके जो बाकी सिम्टम्स है वो ठीक होने शुरू हो जाते हैं, जैसे बाहर निकलना बाकी चीज़ें, वो चीज़ें ठीक हो जाती है। फिर बाद में जो है एंड स्टेज में फिर आपकी फर्टिलिटी इंप्रूव होती है कि आपका जो बच्चा बच्चा लग जाता है इसमें, अगर इनफर्टिलिटी का इशू है तो ये चीज़ होगी। नॉर्मली जो पेशेंट है इनको एक चीज़ जो इम्पोर्टेंट इनमें समझना, जैसे 3 से 6 महीने लगते हैं इनको ठीक ही होने में, तो 6 महीने इनको पर्टिकुलर अगर किसी डॉक्टर के पास जा रहे हैं, इनको चाहिए कि कंटिन्यूसली 6 महीने के लिए ले जाइए उस डॉक्टर के पास, डॉक्टर चेंज ना करिए इस टाइम के लिए। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो इसमें है इम्पोर्टेंट, मतलब बाद में जो दूसरे डॉक्टर के पास जाते हैं वो ट्यूब टेस्ट करा लेते हैं इनका, फेलोपिन डाई टेस्ट जिसको बोलते हैं हम लोग, होगी दूसरी चीज़। तीसरा डॉक्टर आता तो वो बोलते चलो आप डाई वाई ट्यूब तो ठीक है, चलो लेप्रोस्कोपी पे जाते हैं, पेशेंट की सर्जरी हो जाती है उसमें। फिर उसके बाद जो एक और डॉक्टर सोचता है कि कुछ और कर लें, इसी तरह पेशेंट जो है एक डॉक्टर से दूसरे डॉक्टर, फिर तीसरे, फिर चौथे, फिर पांचवे, ऐसे चला जाता है जब तक कि पूरा उसका सारा सिस्टम ही खराब हो जाता है। तो वो एक ही डॉक्टर के पास जाए 5 से 6 महीने, फिर देखें वो डॉक्टर कैसे ट्रीट करता है, उनको डेफिनेटली अच्छे रिजल्ट मिलेंगे उस डॉक्टर के पास। ये चीज़ होगी। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो है इसमें, मेल्स में भी डिप्रेशन होता है, तो प्रॉपर काउंसलिंग इंपॉर्टेंट है इसमें। एक क्लिनिक पे एक प्रॉपर एक काउंसलर होना चाहिए आपका, जो काउंसल करे प्रॉपर्ली पेशेंट्स को कि आपको अपनी लाइफस्टाइल कैसे ठीक करनी है, और ये जो पीसीओडी जो है ये अपने ऊपर हावी नहीं होने देना है। ये चीज़ होगी इसमें। और बाकी चीज़ें जो इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट चीज़ें होगी इसमें, स्ट्रेस मैनेजमेंट, जैसे आप पेशेंट्स को योगा के लिए बोल सकते हैं कि आप योगा कर ले या मेडिटेशन कर लें। जैसे हम कश्मीरी लोग हैं यहाँ पर, मैक्सिमम पॉपुलेशन जो है मुस्लिम्स है यहाँ पर, हम लोग पेशेंट्स को बोलते हैं कि आप सुबह नमाज पढ़ के फिर आधा घंटा आप तस्बीह पढ़ सकते हो ऐसे, तो वो भी मेडिटेशन के बराबर हो जाती है। और सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक जो अब हम डिस्कस करने वाले हैं, वो जो मेडिकल पार्ट के, मतलब जो हम डॉक्टर्स हम के लिए इम्पोर्टेंट है, या जो सोनोलॉजिस्ट जिसको रेडियोलॉजिस्ट बोलते हैं हम लोग, उनके लिए इम्पोर्टेंट है। उसमें क्या इम्पोर्टेंट है, जो फॉलिकुलर नंबर क्राइटेरिया है उसमें हम बोलते हैं कि मोर देन 12 फॉलिकल्स जो है, और जिनका साइज होगा 10 mm से नीचे नीचे, 8 से 10 mm के फॉलिकल्स अगर आपको मिलते हैं, और मोर देन 12। जो यंग लड़कियां होती हैं जिनकी मेनोज अभी, जिनको पीरियड्स अभी अभी आना शुरू हो गई 1 साल पहले या 2 साल पहले 3 साल पहले, तो उनमें हमेशा जो फॉलिकुलर नंबर है वो 12 से ज्यादा आता है, वो हमेशा मोर देन 12 होगा। उनका 16 भी हो सकता है, 18 भी हो सकता है, 20 भी हो सकता है। तो ऑन दैट बेसिस उन पेशेंट्स में कभी नहीं ऐसा होना चाहिए कि उनको टैग करे कि हम इसको पीसीओडी। तो ये एक अल्ट्रासाउंड वाले के लिए इंपॉर्टेंट है कि ऐसे पेशेंट को कभी टैग नहीं करना, वो तो स्टिग्मा हो जाता है उस लड़की के ऊपर बेचारी के, और फजूल की इन्वेस्टिगेशन हो जाती है उसके साथ, और फजूल के उसके साथ क्या कहते हैं उसको, लेबोरेटरी के टेस्ट हो जाते हैं उसके साथ, फजूल का उसका जो लाइफस्टाइल मैनेजमेंट चेंज हो जाता है बेचारी का, ऊपर पतली हो जाती है, कमजोर हो जाती है लड़की उसी चक्कर में, ठीक है। फिर पिगमेंटेशन आते हैं, जब डाइटिंग वाइटिंग उस बेचारी निकली तो पिगमेंटेशन आ गई चेहरे के ऊपर, दाग आने शुरू हो गए, बेचारी का लाइफ ही खराब हो जाता है। तो इसीलिए ये इम्पोर्टेंट है एक रेडियोलॉजिस्ट के लिए
कि फॉलिकुलर नंबर के क्राइटेरिया हिसाब से पेशेंट को टैग नहीं करना चाहिए ऐसे पीसीओडी। हमेशा यंग लड़कियों में जो जिनकी मेनार्ज अभी अभी आई है 1-2 साल पहले, उनमें हमेशा फॉलिकुलर नंबर जो होता है हमेशा ज़्यादा होता है। तो ऑन दैट बेसिस जो है, जैसे रोटरडायमस क्राइटेरिया में मोर देन 12 फॉलिकल्स हम कहते हैं, तो इस क्राइटेरिया को बेस बनानी नहीं चाहिए कि फिर पेशेंट को टैग करे पीसीओडी। हम लोगों के साथ बने रहने का शुक्रिया, थैंक यू सो मच। होप कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई, आपकी नॉलेज में थोड़ा सा भी इतना सा भी इजाफा हो गया इस वजह से। और आई होप कि आप लोगों को फ़ायदा आया होगा इस वीडियो से। इस वीडियो को जितना भी हो सके शेयर करें, फॉलो करें हमारे चैनल को और सब्सक्राइब भी करें साथ में। अगर आप लोगों के लिए कोई क्वेश्चन होगा, आप नीचे कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन कर सकते हैं हम लोगों को, हम आप कोशिश करके आप लोगों को रिप्लाई करें उस चीज़ का। थैंक यू सो मच।